हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। फ्रेंड्स, इस लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो क्विकली कंफर्म कर देंगे आपका ऑडियो वीडियो आपको एक्सेसिबल है। ऑल स्टूडेंट्स इन द लाइव क्लास हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड, प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज ओके। सो आई वेट फॉर योर कंफर्मेशन। कर दीजिए कंफर्म। तो चलें शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। इस एग्जाम टाइम रिवीजन क्लास में हम डिस्कस करेंगे CIB ABM पेपर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये वो क्वेश्चंस हैं जिनके पूछे जाने की पूरी संभावना बनी रहती है, तो इसीलिए इन सभी क्वेश्चंस को केयरफुली करना है। क्वेश्चन जब दिए जाएंगे आपको तो क्वेश्चन पढ़िए, पढ़ने के बाद वीडियो को पॉज कर लीजिए और पहले अपना आंसर जरूर सोचिए कि इसका क्या आंसर बनता है। अकॉर्डिंगली ऑप्शंस में से आंसर दे दीजिए। तो चलें हम शुरू करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रजिस्टर्ड विद IBBI एज इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग बेस्ट प्रोफेशनल स्टैंडर्ड अमंग इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। सो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड जो है IBBI, जो बेसिकली रेगुलेटर है जो इंसॉल्वेंसी रिलेटेड केसेस हैं, तो ये बोर्ड के पास रजिस्ट्रेशन करवाना होता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को, और ये एजेंसीज की फॉर्म में होती हैं और इनका पर्पस है कि ये प्रमोट करते हैं बेस्ट प्रोफेशनल स्टैंडर्ड अमंग इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। तो हमने बताना इनमें से कौन रजिस्टर्ड होते हैं इनके साथ। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो हमने बताना है इनमें से कौन इनमें से रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। सो अगर किसी ने इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के तौर के ऊपर काम करना है, देन दे नीड रजिस्ट्रेशन विद IBBI। IBBI रेगुलेटर है अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में। सभी ऑप्शंस को देखिए कौन सा ऑप्शन आंसर बनता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, ये तो बनते हैं। इसी तरह से इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इसी तरह से इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, लेकिन इसी तरह से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस नहीं। तो दिस मीन ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर बनता है। क्वेश्चन 2। HO फाइनेंस डिपार्टमेंट, हेड ऑफिस का जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, shall make necessary disclosures in the prescribed format in respect of divergence in asset classification and provisioning beyond specified threshold under risk assessment report of the bank not later than upon receipt of final RAR in compliance with SEBI guidelines। सो बैंक में जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है हेड ऑफिस के अंदर, वो नेसेसरी डिस्क्लोजर करेगा किस में, एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में। किससे संबंधित? अगर कोई डाइवर्जेंस है, अगर कोई वेरिएशंस है, अगर कोई चेंजेस हैं एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग में बियॉन्ड ए पर्टिकुलर थ्रेशहोल्ड, एक लेवल है उसके बियॉन्ड अगर ये होता है अंडर रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट, तो इस रिपोर्ट के अंदर वो बताना होगा। हमने बताना है ये टाइम पीरियड कितना रहेगा जिसके दौरान ये जो डिस्क्लोजर्स हैं ये डिस्क्लोजर्स करनी है। तो ये टाइम 48 आवर्स का है, 24 आवर्स का है, 72 आवर्स का है या 1 वीक का है। सो व्हाट इज दैट टाइम पीरियड जिसमें ये डिस्क्लोजर्स बनानी है, करनी है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट शैल बी द आंसर। सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंस डिपार्टमेंट की है डिस्क्लोजर्स की। डिस्क्लोजर रिलेट करती हैं NPA के प्रोविजनिंग को और क्लासिफिकेशन को, अगर वो एक पर्टिकुलर अमाउंट से ऊपर जाते हैं, और ये डिस्क्लोजर्स करनी है रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट आने पर।
तो ये रिपोर्ट करनी है, ये डिस्क्लोजर करनी है विद इन 24 आवर्स। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3. According to priority sector lending guidelines of RBI, within priority sector loans to weaker section should be in case of domestic commercial banks, foreign banks with 20 or more branches, and small finance banks as on 31st March 2024. So priority sector lending के अंदर जो weaker section है उसके जो एडवांसेस हैं वो कितने % होने चाहिए इस डेट को, डोमेस्टिक बैंकों के केसेस के अंदर भी और फॉरेन बैंक जो 20 और मोर ब्रांचेस वाले हैं उनके केस के अंदर भी। तो हमने बताना है वो परसेंटेज कितना है। सो दिस इज 8% ऑफ ANBC COB विच एवर इज हायर, या 10%, या 12%, या 18%। वीकर सेक्शन इन प्रायोरिटी सेक्टर कितने % ANBC का COB का हो विच एवर इज हायर, तो इट शुड बी 12%, 12% होना चाहिए। पहले ये 10% हुआ करता था। ओवर द ईयर्स बाय दिस डेट इसको इतना कर दिया गया, अब ये आगे इतना ही कंटिन्यू करेगा। क्वेश्चन नंबर 4. Which concept refers to expectation that organization will indefinite life due to which it has bearing on the valuation of assets? हमने बताना है वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जो एक्सपेक्टेट करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक इनडेफिनिट लाइफ जीने वाला है। तो इसके लिए जो उसका वैल्यूएशन ऑफ एसेट होगा तो उसी पैटर्न के ऊपर करते हैं कि उसके सालों साल चलना है। इसको हम कौन सा कॉन्सेप्ट कहते हैं? कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। सो कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें आएगा जो एक्सपेक्ट करता है कि बिजनेस सालों साल चलने वाला है और उसके सामने रखते हुए हम एसेट्स का वैल्यूएशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट शैल बी द आंसर? सो JIB के अंदर डिटेल में हमने भी सभी कॉन्सेप्ट्स को, एक हमारा ऑप्शन रह गया वो मैं कर देता हूँ हिस्टोरिक। सो ये कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है, या हिस्टोरिक रिकॉर्ड कॉन्सेप्ट है। सो दिस इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। सो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में जब हम वैल्यूएशन करते हैं एसेट्स का तो इस बात को माइंड में रखते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन बंद होने वाला नहीं है, ये सालों साल चलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5. सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसका डिस्ट्रीब्यूशन है? ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ ए पर्टिकुलर साइज ड्रॉन फ्रॉम पॉपुलेशन, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पे आपको सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के 3 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और ये आपके ऑप्शन आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5. सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, यस, रीड ऑल स्टेटमेंट्स एंड देखिए कौन कौन सी स्टेटमेंट्स इसका पार्ट है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? इट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। सो जो भी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं किसी स्टैटिस्टिक्स की वो है फ्रॉम ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ ए पर्टिकुलर साइज, ये भी सही है, एक पर्टिकुलर साइज के सैंपल से जो भी पॉसिबल है। और तीसरा ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन, और ये पॉपुलेशन मीन्स फ्रॉम द होल डेटा, पॉपुलेशन मीन्स फ्रॉम द होल डेटा, सैंपल मीन्स ए स्मॉल पोर्शन ऑफ दैट डेटा। तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट पार्ट हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के डेफिनेशन के।
So this means option A is the right answer. Question number 6. For a certain population, standard error of the mean is 20 and sample size is 25. What should be the standard deviation? For a certain population, यानी फिनिट पॉपुलेशन, उसमें स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन 20 है, सैंपल साइज 25 है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं. सो हाउ मच विल बी द स्टैंडर्ड डेविएशन? सो क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड डेविएशन? कितना होगा स्टैंडर्ड डेविएशन? सो क्या आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए? यस, इसकी कैलकुलेशन करिए और आंसर बताइए क्या आएगा. तो यहां पे हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है. और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन को मल्टीप्लाई कर देंगे स्क्वायर रूट ऑफ सैंपल साइज. तो स्टैंडर्ड एरर हमारा 20 है, सैंपल साइज हमारा 25 है, तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारा 5. तो 20 इंटू 5, तो 100 शैल बी आवर आंसर. सो क्वेश्चन नंबर 6 आंसर विल बी सी. चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं. अगले क्वेश्चन में जाने से पहले CIBJIBonline.com ये हमारी वेबसाइट है. इसमें आपको CIB के चारों कंपलसरी पेपर्स के मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं. ये मॉक टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है. इनमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं. ये ऑनलाइन अवेलेबल हैं, यानी आपको हमारी वेबसाइट लॉग इन करनी होगी. रियल टाइम बेसिस के ऊपर अवेलेबल है, यानी आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो इससे बेटर हो जाएगा. और इसका जो इम्पॉर्टेंट फीचर है वो ये भी है कि जब आप टेस्ट सबमिट करेंगे तो जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको बता दी जाएंगे, जो रॉन्ग आंसर है वो भी आपको पता चल जाएगा, और रॉन्ग आंसर के लिए करेक्ट आंसर कौन से हैं वो भी आपको पता चल जाएगा. यानी आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है. लेकिन अगर आप चाहते हैं बेस्ट रिजल्ट, यानी बेस्ट प्रेपरेशन, नॉट रिजल्ट, बेस्ट प्रेपरेशन, ताकि आपको बेटर रिजल्ट में हेल्प मिले, तो वीडियो लेसन से आप रिवीजन करिए और केस स्टडी और PDF क्वेश्चन बैंक से आप प्रैक्टिस करिए. उससे क्या होगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत इंप्रूव होगी और पेपर में आपको ज़्यादा मार्क्स लेने में हेल्प मिलेगी. तो अभी तक अगर आपने इन फैसिलिटी को यूज़ नहीं किया तो यूज़ करिए. इसी प्रकार से ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो इसको भी आप इमीडिएटली शुरू करिए और इसका बेनिफिट लीजिए. ध्यान रखिए, ये जो वीडियो लेसन्स हैं, PDF क्वेश्चन बैंक है या केस स्टडी वीडियोज़ हैं, ये हमारी दूसरी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल हैं. इन दोनों वेबसाइट का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. तो चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर. अकॉर्डिंग टू सेंट्रल लिमिट थ्योरम, व्हेन सैंपल पॉपुलेशन इज secured, the sample size must be at least how much before sampling distribution of the sample mean becomes approximately normal? जो CLT है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, उसके मुताबिक अगर सैंपल पॉपुलेशन सिक्योर्ड है, सैंपल साइज कम से कम कितना होना चाहिए ताकि जो सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन है, सैंपल मीन बिकम्स अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल. तो हमें बताना है ये सैंपल साइज कितना होना चाहिए. तो ये 90 होना चाहिए, 67 होना चाहिए, 42 होना चाहिए या 30 होना चाहिए. तो अगर सैंपल साइज आपके आंसर के साइज का हुआ तो फिर जो है सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल बन जाती है. सो क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट शैल बी द आंसर? क्या आंसर रहेगा? सो आंसर विल बी D.
ये 30 अगर साइज है कम से कम तो हम फिर लेके चल सकते हैं कि जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन है वो अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल रहेगी, यानी वो कुछ इस प्रकार से नॉर्मल रहेगी। अगर वो साइज तो यहाँ पे मीन आ जाता है। व्हाट इज रिक्विजिट ऑफ ए गुड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? जो सेंट्रल टेंडेंसी के अच्छे टूल्स हैं उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? व्हाट इज रिक्विजिट ऑफ ए गुड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? It should be rigidly defined. It should be based on all observations of the data. It should be capable of further mathematical treatment. It should not be affected by fluctuations of the sampling. तो रिक्विजिट क्या है गुड टूल की सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर? ये हमारे ऑप्शन आंसर है, तो जहां से हमने ऑप्शन आंसर देना है It should be rigidly defined. It should be based on all observations of the data. It should be capable of further mathematical treatment. It should not be affected by fluctuations of the sampling. तो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है गुड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की? सो इट शुड बी रिजिडली डिफाइन, उसको प्रॉपर वे में रिजिडली डिफाइन किया होना चाहिए, फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए, वेरिएशन ना हो डिफाइन डेफिनेशन में। It should be based on all observations of the data. So this also is correct. It should be capable of further mathematical treatment. This also is correct. It should not be affected by fluctuations of the sampling. ये उसमें requirement नहीं है. So this is out. So this means option B is the right answer. Question number 9. So it should be least affected. It is not, it should not be affected. It should be least affected. ये कम से कम अफेक्ट होना चाहिए। The marks scored by 10 students in physics are, तो ये 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं। If arithmetic mean is 60, find value of y. तो अगर अर्थमेटिक मीन 60 हो तो हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास y बताया हुआ है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो ये एक बीच में छोड़ा हुआ है। सो 10 स्टूडेंट हैं, उनका जो मीन है वो 60 है, हमने बताना है यहाँ पे y की वैल्यू। तो y की वैल्यू हमारे पास 40 है, 46 है, 49 है या 51 है। सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ y? तो कैलकुलेट कर दीजिए y का वैल्यू क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर। मैं इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा अगर मीन 60 है और सैंपल है हमारा 10, तो उस केस में ये जो इसका टोटल बनेगा वो बनेगा 600, मल्टीप्लाई करके निकल आएगा। और फिर हमने क्या करना है 70 प्लस 60 प्लस 36 प्लस ऑल, इन सभी को ऐड कर देंगे। और जब सभी को ऐड करेंगे तो जो भी एडिशन वाला अमाउंट आएगा वो हमारा इसमें से माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और जो बाकी बचेगा वो हमारी y की वैल्यू निकल आएगी। सो y की वैल्यू इस केस में 46 है, तो इट मीन यहाँ जो टोटल है वो है 554। तो आप ये टोटल करके चेक कर सकते हैं कि 70 प्लस 60 प्लस 36 ऑनवर्ड अप टू 50 टोटल कितना था, वो टोटल 554 आना चाहिए, और जो बची हुई वैल्यू है वो 46 आ जाएगी। सो बी हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, What are the areas where geometric mean can be used? तो एक होता है अर्थमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन ऑल टुगेदर उससे डिफरेंट होती है। तो यहाँ हमने बताना है जियोमेट्रिक मीन किन किन एरियाज में किन किन फील्ड में यूज होती है। तो ये हमारे पास डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं और यहाँ से हमने आंसर देना है। कौन सी ऑप्शन यहाँ से हमारी करेक्ट ऑप्शन बनती है आंसर?
So which option is correct? Question number 10. What are the areas where geometric mean can be used? स्टॉक इंडेक्स में इसको यूज किया जाता है, यस इट इज यूज्ड। एनुअल रिटर्न पोर्टफोलियो के हमने कैलकुलेट करनी है, वहां पे यूज किया जाता है इसको, यस इसको यूज किया जाता है। फिनांस में तो उसका काफी यूज रहता है। और सेल की, अगर सेल डिवीजन की स्टडीज करनी है, सो स्टडीज लाइक सेल डिवीजन, तो भी उसमें इसकी जरूरत पड़ती है। सो दिस मीन ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11. Which mean is appropriate if values have the same units? अगर सभी यूनिट्स की वैल्यूज सेम हो तो फिर विच मीन इज अप्रोप्रिएट, तो फिर कौन सी मीन जो है वो अप्रोप्रिएट रहेगी? सेंट्रल मीन, अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन या हार्मोनिक मीन? तो विच मीन इज अप्रोप्रिएट इफ वैल्यूज हैव द सेम यूनिट्स? तो उस केस में जो अर्थमेटिक मीन है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट रहती है। सो वेयर वैल्यू हैव द सेम यूनिट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स रिलेटेड टू क्वार्टाइल? सो क्वार्टाइल से रिलेटेड ये क्वेश्चन है जिसमें हमने ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट को पिकअप करना है। तो ये हमारे 4 स्टेटमेंट्स हैं और यहाँ हमारा आंसर बनेगा। तो हमने बताना है ट्रू और फॉल्स कौन कौन से हैं, और ये क्वार्टाइल के कंटेस्ट में हमने बात करनी है। एक क्वार्टाइल डिवाइड्स डेटा इनटू 4 पॉइंट्स टू क्रिएट 4 डेटा सेट ग्रुपिंग्स। देन द लोअर क्वार्टाइल इज Q1, द मीडियन क्वार्टाइल इज Q2, अपर क्वार्टाइल इज Q3। तो ये स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, हमने देखना इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट स्टेटमेंट्स बनती हैं। एक क्वार्टाइल डिवाइड्स डेटा इनटू 4 पॉइंट्स टू क्रिएट 4 डेटा सेट ग्रुपिंग्स। सो व्हाट शैल बी द आंसर? तो जो क्वार्टाइल डेटा है उसमें 4 नहीं, उसमें 3 पॉइंट्स रहते हैं। इस प्रकार से अगर हमने डेटा को 4 हिस्सों में बांटना है तो ये एक पार्ट हुआ, ये दूसरा पार्ट हुआ, ये तीसरा पार्ट हुआ, तो इसके 4 पार्ट्स बन गए। ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया और ये बन गया। सो दिस मीन ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। जो इसमें लोअर क्वार्टाइल है वो Q1 है, तो इट मीन्स इट इज दिस वन। और जो मीडियन है वो Q2 है और जो अपर है वो Q3 है। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। तो अगर हम इसको देखते हैं तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 13। तो स्टेटमेंट 1 में गलती क्या थी? क्वार्टाइल डिवाइड्स डेटा इनटू 3 पॉइंट्स। सो डेटा को वो 3 पॉइंट्स में डिवाइड कर देता है, इस प्रकार से जैसा मैंने यहाँ पे बताया, और उससे 4 डेटा सेट क्रिएट हो जाते हैं। What is simplest absolute measure of dispersion which is calculated as minimum and maximum? Simplest absolute measure of dispersion कौन सा है? So which is calculated as maximum minimum? तो ये है डिस्पर्शन रेंज, ये है स्प्रेड डिफरेंस, ये है वेरिएशन एक्सट्रीम, ये है रेंज। तो क्या कहेंगे? द सिंपलेस्ट एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन which is calculated as maximum and minimum। तो इनमें से वो क्या है? सिंपलेस्ट एब्सोल्यूट मेजर। डिस्पर्शन रेंज है नो, स्प्रेड रेंज डिफरेंस है नो, वेरिएशन एक्सट्रीम्स है नो, रेंज है यस। यानी डेटा इस प्रकार से होता है 0 से लेके 9 तक, 10 से लेके 19 तक। तो यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम आ जाते हैं, ये मैक्सिमम बन जाते हैं, ये मिनिमम बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 14। द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन आर ऑलवेज फॉल्स। जो कोरिलेशन है जिसको हम आर लिखते हैं उसकी वैल्यू कहाँ फॉल करती है? बिटवीन 0 to 1,
बिटवीन 1 to 100, बिटवीन -1 to 1, बिटवीन -1 to 0। तो कोरिलेशन R की वैल्यू ऑलवेज इनमें से किस रेंज में फॉल करती है? सिंपल क्वेश्चन है, आई एम श्योर आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स इसका आंसर दे पाएंगे। तो कौन सा आंसर बनता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर। सो जो कोरिलेशन की वैल्यू है ऑलवेज वो -1 से +1 तक रहती है। सो ऑप्शन आंसर इज सी, सो बिटवीन -1 to 1। क्वेश्चन 15, विच इज द मेजर ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स? दो वेरिएबल्स के बीच में जो लीनियर रिलेशनशिप है, तो लीनियर होती है जो स्टेट रहती है। तो कोरिलेशन में, कोरिलेशन कोएफिशिएंट में, लीनियर कोरिलेशन में या रिग्रेशन में। सो इनमें से कौन सा वो मेजर है ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स? दो वेरिएबल्स के बीच में लीनियर रिलेशनशिप का मेजर इनमें से कौन सा है? फ्रेंड्स वो होता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। सो कोरिलेशन कोएफिशिएंट ये मेजर है ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स के बीच में। Which of the following represents observed and predicted values and help to get feel of the situation? तो इनमें से कौन सी observed and predicted values को रिप्रेजेंट करता है और उससे सिचुएशन में मोर और लेस कुछ हद तक पता चल जाती है? डिपेंडेंट वेरिएबल से, स्कैटर डायग्राम से, ट्रेंड एनालिसिस से या कोरिलेशन एनालिसिस से? इनमें से रिप्रेजेंट किया जाता है ऑब्जर्व्ड एंड प्रेडिक्टेड वैल्यूज को, और उससे हमें हेल्प मिलती है टू गेट फील ऑफ द सिचुएशन। तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल से होता है या स्कैटर डायग्राम से होता है या ट्रेंड एनालिसिस से होता है या कोरिलेशन एनालिसिस से होता है। तो क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट शैल बी द आंसर? फ्रेंड्स वो होता है स्कैटर डायग्राम से। सो स्कैटर डायग्राम कैसे होता है? इस प्रकार से स्कैटर डायग्राम होता है। तो यहां सभी जगह के ऊपर वैल्यू के अनुसार डॉट्स बने होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड स्कैटर डायग्राम। तो उससे जो ऑब्जर्वर की गई हैं वैल्यूज या प्रिडिक्ट की गई हैं वैल्यूज, तो उसका फील सिचुएशन का हमें पता चल जाता है। क्वेश्चन 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स एज टू हाउ गुड प्रिडिक्शन मेड इज? तो इनमें से कौन सा एस्पेक्ट इंडिकेट करेगा कि जो प्रिडिक्शन की गई है तो वो कितनी बेहतर है? डिपेंडेंट वेरिएबल, स्कैटर डायग्राम, स्टैंडर्ड एरर of the estimate and correlation analysis. So which of the following indicates how good prediction made? prediction कितनी बेहतर की गई है? डिपेंडेंट वेरिएबल हमें वो बताता है, स्कैटर डायग्राम वो हमें बताता है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टिमेट बताता है हमें, या कोरिलेशन एनालिसिस बताता है। तो विच वन इंडिकेट्स दिस? फ्रेंड्स ये इंडिकेट करता है स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टिमेट। सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन 18, द डेटा और स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन अकमुलेटेड एट रेगुलर इंटरवल इज नोन एज। तो जो डेटा है या स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन है, अगर हम उसको अकमुलेट करते हैं एट रेगुलर इंटरवल्स तो हम उसको क्या कहते हैं? सो कोरिलेशन कहते हैं उसको, टाइम सीरीज कहते हैं उसको, रिग्रेशन कहते हैं या एस्टिमेट्स कहते हैं। द डेटा और स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन अकमुलेटेड एट रेगुलर इंटरवल्स, तो इसको क्या कहेंगे? यानी ये इनमें से किसका डेफिनेशन है? इनमें से किसी एक का ये डेफिनेशन है, तो ये डेफिनेशन इनमें से किसका है? क्वेश्चन नंबर 18,
फ्रेंड, ये जो डेफिनेशन दिया गया है, डेटा और स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन जो अकोमुलेट की जाती है एट रेगुलर इंटरवल्स, सो रेगुलर इंटरवल मीन्स एट रेगुलर टाइम पीरियड, तो इसको हम कहते हैं टाइम सीरीज। तो ऑप्शन बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में जाने से पहले ये सेशन अगर आपको यूजफुल लग रहा है तो क्विकली इस वीडियो को लाइक कर दें। अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं किसी भी सेशन को, YouTube अपने लेवल के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके बहुत सारे और स्टूडेंट को दिखाने की कोशिश करता है। तो दिस मीन अगर आप इस वीडियो को लाइक कर देते हैं तो इसका बेनिफिट और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिल सकता है। तो लेट अस हेल्प अदर स्टूडेंट्स। इसका लिंक अगर आप अपने किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट में पोस्ट कर देंगे तो आपके फ्रेंड्स, आपके कोलीग्स तक भी ये वीडियो पहुंच जाएगा। अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, सो दैट आपको हमारे सारे नोटिफिकेशंस ऑन टाइम मिलें। और उसके लिए बेल आइकन को पुश करना ज़रूर याद रखना। अगर आप बेल आइकन को पुश नहीं करेंगे, केवल सब्सक्राइब करेंगे, तो नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेंगे ऑन टाइम, फिर आप मिस कर जाएंगे हमारे कुछ सेशंस को। Question number 19. The following information relating to number of ships loaded in a harbor has been provided. तो ये इन्फॉर्मेशन कितने शिप लोड हुए किसी हार्बर के ऊपर वो इस यहाँ पे प्रोवाइडेड है। 2005 में 98 शिप्स, 2006 में 104 शिप्स, 2007 में 115 शिप्स, 2008 में 118 शिप्स, 2009 में 131 शिप्स, 2010 में 152 एंड 2011 में 174 ships. It is observed that there is an increase in the number of ships loaded over 7 years. So ये 7 साल का जो डेटा हमें दिया गया है तो में हमें पता चल रहा है कि there is an increase in the number of ships loaded. तो यहाँ पे अगर 98 थी तो यहाँ पे 104 है, इंक्रीज हुआ 115, इंक्रीज हुआ 118, इंक्रीज हुआ 131, इंक्रीज हुआ 152, इंक्रीज होके हुआ 174। Such variation come under which type of time series? तो ये जो वेरिएशन है ये किस तरह की टाइम सीरीज का पार्ट बनती है, ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। So it is a secular trend, it is a cyclical fluctuation, it is a seasonal variation, it is a irregular variation। तो 4 ये बेसिकली टाइम सीरीज के वेरिएशंस एंड कंपोनेंट्स हैं। तो इनमें ये कहाँ आता है? फ्रेंड, इस प्रकार की जो वेरिएशन है, क्योंकि ये साल दर साल है तो इसको हम कहते हैं साइक्लिकल फ्लक्चुएशन। सो ये साइक्लिकल फ्लक्चुएशन है, यानी वर्चुअली एक रेगुलर साइकिल सा बना हुआ है साल दर साल का। क्वेश्चन नंबर 20. Which of the following statement are true or false in the context of permutations and combinations? सो परमुटेशन और कॉम्बिनेशंस जो हमारे प्रोबेबिलिटी का इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, तो उससे रिलेटेड कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो ये स्टेटमेंट हमें दी है और यहाँ से हमने ऑप्शन आंसर प्रोवाइड करना है। तो हमारा आंसर यहाँ से होगा और स्टेटमेंट्स आपको ऊपर से रीड करनी है। तो कौन सा ऑप्शन आंसर हमारा करेक्ट बनेगा? क्वेश्चन नंबर 20. विच आंसर शैल बी करेक्ट? The fundamental difference between permutation and combination is the order of the objects. This is correct statement. जो fundamental difference है दोनों के बीच में वो order of objects है। In permutation, order of object is very important. तो permutation में जो order objects का है वो बहुत important है। The arrangement must be in stipulated order of the number of the objects taken only some or all at a time. So जो arrangement है it must be in the stipulated order of number of objects taken only some or all at a time. तो उनमें से at one point of time कुछ ले लिए जा सकते हैं या सभी ले लिए जाते। This statement is also correct. Notation of permutation P.
NR or NPR denoting number of permutation of n things when r things are selected at a time. तो जो नोटेशन है दिस वन, या ये नोटेशन है NPR, तो ये क्या डिनोट करती है? ये डिनोट करती है नंबर ऑफ परमुटेशंस, n परमुटेशंस ऑफ n थिंग्स एंड व्हेन r थिंग्स आर सिलेक्टेड एट ए टाइम। तो जब हम r को सिलेक्ट करते हैं एट ए टाइम, यानी जो हमारा सैंपल है वो r से रिलेटेड जब रहता है, तो ये इसको रिप्रेजेंट करती है। तो ये भी हमारी स्टेटमेंट करेक्ट है। सो दिस मीन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फ्रेंड, इस प्रकार के और भी कई सेशन हम कंडक्ट कर चुके हैं और आगे भी कंडक्ट करने वाले हैं। अगर आपने इन सभी वीडियोस को वॉच नहीं किया तो दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट जो आपने मिस कर लिया है, तो उसको वॉच कर लीजिए, इसका बेनिफिट लीजिए, सो दैट एग्जाम में आपको पेपर का पास करने में हेल्प मिले। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, हम कंटिन्यू करेंगे इन अदर लेसन्स। थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट।